हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करण थ्री वेलोसिटी। मेरा नाम है करण सक्सेना। बाकी रहन मांगा की पिछली वीडियो में हमने जैक वर्सेस पिकल फाइट की एंडिंग को कवर किया था, लेकिन इस वीडियो में हम यूजिरो हान्मा के दबदबे को देखेंगे कि किस तरह से यूजिरो हान्मा अमेरिका पर अपना दबदबा कायम रखता है और किस तरह से इलॉन मस्क जैसे आदमी को भी यूजिरो से डर के रहना पड़ता है। खैर, आप लोगों को लगता है कि बाकी वर्ष में यूजिरो हान्मा का ऑरा इन्फिनिटी में है तो वीडियो को लाइक कर देना और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। बाकी रहन मांगा का पार्ट 10 शुरू होता है। हम पहुंचते हैं अमेरिका के दी व्हाइट हाउस में, जहां प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इलॉन मस्क से काफी सीरियस टॉपिक पर बात करते हुए कहता है, सिर्फ एक आदमी के आगे हमें अपना सर झुकाना है जिससे वो हम पर हमला ना करे। हम उसे एक जापानीज आदमी के आगे नॉन अग्रेशन प्रतिज्ञा करते हैं। हाँ इलॉन, हम करते हैं हर बार। एक ऐसा आदमी जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भी ज्यादा ताकतवर है। जिस पर इलॉन मस्क हैरान होते हुए कहता है, क्या बात कर रहे हो, क्या वो सच में बहुत ज्यादा अमीर है? जिस पर डोनाल्ड ट्रंप कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, बल्कि बात तो ये है मनी उसके किसी काम की नहीं है। जिस पर इलॉन कहता है, मिस्टर प्रेसिडेंट, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? अगर वो अमीर नहीं है तो वो ताकतवर कैसे है? उसे क्या चीज इतना शक्तिशाली बनाती है? जिस पर डोनाल्ड ट्रंप तुरंत ही कहता है, उसके डोले की पावर, उसकी प्योर ब्रूट स्ट्रेंथ उसे शक्तिशाली बनाती है। जिस पर कंफ्यूज होते हुए इलॉन कहता है, व्हाट द हेल, हो ही नहीं सकता, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। मिस्टर प्रेसिडेंट, क्या वो किसी तरह का फाइटर है? मिस्टर प्रेसिडेंट, आपके पास तो पूरे देश का कंट्रोल है, क्या हम उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते? जिस पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड समझाते हुए इलॉन से कहते हैं, इलॉन, पूरी मिलिट्री भी उस एक आदमी के सामने किसी भी काम की नहीं है। इसी वजह से हमें उनसे मीटिंग करने जापान जाना होगा। खैर, इसके बाद इलॉन और प्रेसिडेंट डोनाल्ड पहुंचते हैं एक आलीशान होटल में, जहां प्रेसिडेंट डोनाल्ड के तेजी से पसीने छूट रहे होते हैं एक फ्लैट के दरवाजे को खटखटाते टाइम पर। जिस पर इलॉन कहते हैं, मिस्टर प्रेसिडेंट, आपका मूड तो काफी चेंज हो चुका है, आपके पसीने क्यों छूट रहे हैं? और तभी खुलता है दी मैन यूजिरो हान्मा के फ्लैट का दरवाजा, जहां यूजिरो हान्मा से इन्फिनाइट ऑरा की वेव्स निकल रही होती हैं, जिसे देखकर इलॉन भी हक्का बक्का रह जाता है। जिस पर इलॉन सफाई देते हुए फ्यूचर में कहता है, एक शानदार आदमी सिर्फ वहां पर खड़ा था, मैं उसकी शानदार बॉडी देखकर ही उसकी फंक्शनैलिटी को समझ गया था। जैसे आप किसी कार को देखकर या किसी मॉडर्न बाइक को देखकर आप समझ जाते हैं कि वो कार या बाइक सिर्फ रेस करने के लिए बनी है, और वहां पर उसने जैसे ही अपना चेहरा हमारे तरफ घुमाया, उसने अपनी इस एक मूवमेंट से ही क्लियर कर दिया था कि उसकी कैपेबिलिटीज कितनी ज्यादा हैं। खैर, यहाँ पर अपनी भारी आवाज में यूजिरो कहता है, ट्रम्प, तुम फिर से मेरे सामने क्यों आए हो? जिसे सुनते ही डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन की हालत खराब हो जाती है। जिस पर डोनाल्ड ट्रंप डरते हुए कहता है, यूजिरो हान्मा सर, मुझे माफ करना अगर हमने आपको एक पल के लिए भी परेशान किया हो। जिसे सुनते ही ट्रंप को छोड़कर यूजिरो इलॉन पर अपनी सुपरफास्ट जैब से एक अटैक करता है। खैर, यूजिरो की ये जैब अटैक इलॉन को लगता तो नहीं है, मगर इस जैब का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि इससे इलॉन के फेस पर एक जबरदस्त हवा का झोंका पड़ता है, जिससे इलॉन के होश वहीं पर उड़ जाते हैं। जिस पर यूजिरो डोनाल्ड ट्रंप से कहता है, ओए डोनाल्ड ट्रंप, मैंने दो आदमियों से मीटिंग के बारे में नहीं सुना था, तो ये आदमी कौन है? जिस पर इलॉन कहता है, सर माफ करना अगर मैंने आपको एक भी पल के लिए परेशान किया हो। जिस पर यूजिरो गुस्सा होते हुए कहता है, अगर तुम दोनों ऐसे ही अपनी मर्जी चलाते रहोगे तो मैं तुम दोनों के साथ कुछ गलत कर दूंगा। जिस पर इलॉन और डोनाल्ड ट्रंप डरते हुए कहते हैं, सर हमें माफ करना, लेकिन आप हमारी बिना अनुमति के कुछ भी नहीं कर सकते। यूजिरो सर, आप हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, सर हमारी थोड़ी सी इज्जत तो रखिए। जिस पर यूजिरो दोनों के सर पर हाथ रखते हुए कहता है, नहीं तो क्या तुम लोग अपनी सिक्योरिटी को बुलाओगे? हाँ, तब तो और भी ज्यादा मजा आएगा तुम्हें बेइज्जत करने में।
खैर इसी तरह से यहाँ पर यूजुरो का अमेरिका पर दबदबा कायम रहता है और ये मीटिंग यहीं पर खत्म हो जाती है। इसके बाद हम पहुंचते हैं जैक हानमा के घर पर, जहाँ जैक अपने बेड पर पड़ा होता है और उसके बेड के चारों ओर उसके खाने का सामान बुरी तरह से बिखरा हुआ पड़ा होता है। और तभी होता यह है, एक मधुमक्खी जैक के चारों ओर घूमने लगती है, जिसे देखकर जैक बेड से उठकर तुरंत ही खड़ा हो जाता है। जहाँ जैक उस मधुमक्खी को देखते हुए कहता है, क्या मैं इस मधुमक्खी को कैच कर सकता हूँ अपने दांतों से? और तभी जैक का उस मक्खी से होता है इंटरेक्शन, जहाँ मक्खी काफी तेजी से जैक के चारों ओर घूम रही होती है, लेकिन जैक अपने शरीर को घुमाते हुए सटाक से उस मधुमक्खी को अपने दांतों के बीच कैच कर लेता है। जैक की ये टेक्निक इतनी प्रिसाइज होती है कि उस मधुमक्खी को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता, वो बस उसके दांतों के बीच में फंसी होती है। जिसके बाद जैक उस मधुमक्खी को अपने मुंह से फूंकते हुए खिड़की के बाहर फेंक देता है बिना मारे। और इतने में ही होता यह है, जैक को एक खतरनाक प्रेजेंस यहाँ पर महसूस होने लगती है, जहाँ यहाँ पर पीछे खड़ा हुआ यूजिरो जैक से कहता है, बिल्कुल मुसाशी मियामोटो की तरह है। मुसाशी मियामोटो अपनी चॉपस्टिक से मधुमक्खियों को कैच करते थे। जिस पर पीछे मुड़ते ही जैक कहता है, पिताजी आप यहाँ कहाँ से आए? मुझे तो पता ही नहीं लगा। लेकिन यूजिरो अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, मुसाशी मियामोटो की ये कहानी सच है या फिर नहीं, मैं नहीं जानता, क्योंकि वो मधुमक्खी को उसकी बॉडी से नहीं पकड़ते थे, बल्कि वो उसके पंखों को कैच किया करते थे, जिसके बाद वो मधुमक्खी के पंखों को तोड़कर उसे फेंक देते थे। सभी मक्खियों को कैच कर उनके पंखों को तोड़कर फेंक देने के बाद ही वो अपना भोजन किया करते थे, जिसे इग्नोर करते हुए जैक कहता है, पिताजी सीरियसली मैं जानना चाहता हूँ आप यहाँ पर कब आए? मगर यूजिरो अपनी बात फिर से पूरी करते हुए कहता है, जैक अगली बार मधुमक्खी को उसके पंखों द्वारा कैच करने की कोशिश करना। जिस पर जैक कहता है, उसके पंखों को कैच करना? इस तरह से तो मधुमक्खी मुझे काट लेगी। जिस पर यूजिरो कहता है, हाहा जैक ये कोई गेम नहीं है, यह है रियलिटी। क्या तुम ऐसे ही मधुमक्खियों के डंकों से डरते रहोगे तो कैसे चलेगा? वैसे जैक तुम काफी ज्यादा फेमस हो चुके हो। जिस पर जैक यूजिरो से कहता है, पिताजी चलो देखते हैं क्या आप एक मधुमक्खी के पंखों को कैच कर सकते हैं? और तभी होता यह है, एक मधुमक्खी यूजिरो के चारों ओर घूमने लगती है और यूजिरो अपने जेब में हाथ डालकर सीधा खड़ा होता है। और तभी यूजिरो सटाक से अपने हाथ को घुमाते हुए जेब से निकालता है और अपनी एक उंगली से उस मधुमक्खी पर हमला करता है। यहाँ होता यह है कि यूजिरो का ये अटैक इतना प्रिसाइज होता है कि उस मधुमक्खी के दोनों पंख ही कट चुके होते हैं बाकी, और उस मधुमक्खी को कुछ भी नहीं होता, जिसे देखकर जैक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिस पर यूजिरो हंसते हुए कहता है, हे ये कितनी बुरी बात है, अब तो उसके पास पंख ही नहीं बचे, अब मैं किसे पकड़ूं? खैर अगली बार। वैसे जैक मुझे एक बात बताओ, तुम कारो हानामा के बारे में क्या जानते हो? खैर यहाँ पर इस रूम में काफी ज्यादा गंदगी फैली होती है। जिस पर जैक कहता है, डैड चलो बाहर चलते हैं, यहाँ पर काफी ज्यादा कचरा फैला है। जिसके बाद जैक और यूजिरो मार्केट की ओर चलने लगते हैं, जहाँ जैक कहता है, मैं उसके बारे में क्या जानता हूँ? अगर मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानूं और उससे लड़ लूं तो ये क्या कोई बुरी बात होगी? जिस पर यूजिरो कहता है, वो कोई आम आदमी नहीं है, वो आदमी काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जिस पर जैक कहता है, डेफिनेटली दुनिया में इस तरह के लोग काफी होते हैं। इस दुनिया में ऐसे आदमी भी एग्जिस्ट करते हैं जिनके सामने कोई लॉजिक काम नहीं करता। हमारे सामने भी एक ऐसा ही एग्जाम्पल है, जैसे कि आप डैड। मगर मुझे ये आइडिया बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। दुनिया का सबसे अलग आदमी, ए मैन वर्ल्ड बियॉन्ड रीजन, मुझे ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कुछ भी नहीं, सिर्फ पैदा होना, ये बात बिना किसी रिसर्च के पैदा हुई है। अगर इंसान की बॉडी कुछ करने के काबिल है तो हम उसे बियॉन्ड रीजन नहीं कह सकते। ये सारी बातें रिसर्च और डाटा पर आकर ही अटक जाती हैं। इस दुनिया में फैंटेसी परियों की कहानी जैसी कोई चीज नहीं होती। जिस पर यूजिरो जैक से कहता है, तुम्हारे पैर की सर्जरी के दौरान तुमने बुरी तरह से काफी ज्यादा दर्द को झेला था।
बिना कुछ सोचे, जिसके बाद तुम्हें एक शानदार हाइट मिली। तुमने अपने दांतों को टाइटेनियम के दांतों से बदल दिया, सिर्फ अपनी मंजिल और अपने शरीर को हथियार बनाने के लिए, सिर्फ अपनी मंजिल को पाने और अपने शरीर को हथियार बनाने के लिए। तुम्हारे ये डिसीजन काफी ज्यादा खतरनाक हैं। हम तुम जैसे डेटा ड्रिवन इंसान से यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसके बावजूद तुम काफी ज्यादा अमेजिंग और फैंटास्टिकल हो। एक दिन में 30 घंटे ट्रेनिंग करना, क्या ये एक फैंटेसी नहीं है? ये कुछ परियों की कहानी जैसा नहीं है। अपने वर्कआउट में इंटेंसिटी बढ़ाने से आप एक दिन में 30 घंटे जैसा रिजल्ट पा सकते हैं। ये एक ऐसा मेथड है जिसे काफी लोग यूज करते हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है, ना ही कोई प्राउड करने वाली बात है, लेकिन मुझे लगता है हानायामा इससे कहीं ज्यादा मेहनत करता है। वो एक दिन में 30 घंटे से ज्यादा मेहनत करता है। बल्कि बात तो ये है, हानायामा जानता है कि वो पैदा ही काफी ताकतवर हुआ था। और तो और तुम ये कह सकते हो, हानायामा खुद को अपने शरीर का कर्जदार मानता है, जो कि अपने आप में ही ताकत को प्रदर्शित करता है। जो लोग ताकत के साथ पैदा होते हैं, उनके लिए ट्रेनिंग करना काफी ज्यादा कायरता वाली बात होती है। मेरा मतलब ये है कि वो अपनी ताकत काफी अच्छे से जानता है और उसके बाद भी वो काफी ज्यादा मेहनत करता है। सो जैक, तुम्हारा क्या प्लान है एक ऐसे आदमी को हराने के लिए जो अपनी ताकत को अच्छे से जानता है? उसकी ग्रिप इतनी ज्यादा अच्छी है कि वो अगर अपने पंच बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत को यूज करता है, जिसमें उसके हाथ की ताकत और फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि वो अपने हाथ को ही क्रश कर सकता है। तुम समझ रहे हो ना जैक, मैं क्या बात कर रहा हूँ? हाँ, हानायामा के हाथ इतने ज्यादा ताकतवर और उनकी ग्रिप स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा ताकतवर है। जिस पर मुस्कुराते हुए जैक कहता है, हाँ क्या आदमी है। तो सुनो, अब मेरा ये प्लान है कि उसके ग्रिप वाले पंच को मैं अपने दांतों के बीच फंसा लूंगा और उसे क्रश कर दूंगा। और यहीं पर बाकी रहन मागा का ये पार्ट एंड हो जाता है, जिसमें हमने जाना जैक हानमा और हानायामा की कितनी खतरनाक फाइट आगे चलकर हो सकती है। और यहाँ पर हमने जैक हानमा और यूजिरो की एक मीटिंग भी देखी, जिसमें यूजिरो जैक को समझा रहा है कि हानायामा कितना ज़्यादा ताकतवर है, कि तुमने उसके लिए कोई प्लान बनाया या फिर नहीं। सो बाकी रहन मागा के अगले पार्ट्स में जैक हानमा वर्सेस हानायामा होते हुए। सो अब मिलते हैं बाकी रहन मागा के अगले पार्ट में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।